राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों हर रोज की तरह मैं आपके लिए पेपर वन यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में करा रहा हूँ और डे बाई डे हमारी ये जो प्लेलिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। दोस्तों अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हो तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। दोस्तों वहाँ बहुत सारी प्लेलिस्ट होंगी। आपकी प्लेलिस्ट यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन की भी है, पेपर टू की भी है। दोस्तों आप करंट भी साथ में चेक कर लें, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स, ताकि आप बिल्कुल अपडेटेड रह सकें। दोस्तों हिंदी जीएस पढ़नी हो, अगर आप और भी कोई अन्य एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसे भी दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये दोस्तों 20 नवंबर 2021 से सेकंड का पेपर है, तो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन। चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको करते हैं। तो दोस्तों अब तक आप जो देख रहे होंगे कि जो प्रश्न लास्ट में आता था वो अब इस बार पहले आपका गद्यांश इस बार पहले है और उसमें से प्रश्न दिए हुए हैं, गद्यांश में से हमें निकालना है। तो पहला प्रश्न इसमें यह है गद्यांश का, भारत की सांस्कृतिक कूटनीति कूटनीति केंद्रित है किस पर? रामायण, बहुस्तरीय आबंध, व्यापार संवर्धन और व्यक्तिक संपर्क। तो हम यहाँ पढ़ते हैं, देखिए हमें कुछ इसमें मिलता है कि नहीं मिलता। तो दोस्तों चलिए इसे देखते हैं। तो भारत की संगीत नृत्य नाट्य, जल्दी जल्दी पढ़िएगा, संगीत नृत्य नाट्य लोक परंपराओं गीत निष्पादन कला उपासना पद्धति चित्रकला और आलेखन के विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, जिसमें समेकित रूप से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। सभी जगह के लोगों में भारत की सांस्कृतिक विरासत प्रेरणा का स्रोत है। भारत की सदियों पुराने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों क्षेत्रों की जनता के पारस्परिक संबंधों को प्रेरित करती रही है। मैकोंग क्षेत्र के लोगों की जीवन पद्धति एवं धर्म ग्रंथों पर भारतीय विरासत का दृश्य प्रभाव है। बौद्ध धर्म की विशेषता यथा विनम्रता, भद्रता और दर्शन दानशीलता के प्रति गहरी आस्था एवं दृढ़ विश्वास है। इस क्षेत्र की भाषा में संस्कृत उनको समानताएं पंचतंत्र पंचतंत्र और जातक कथाएं उत्साह के सुनाई जाती हैं और वे लोक साहित्य के हिस्सा भी रहे हैं। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया रामायण सांस्कृतिक का प्रभाव परिलक्षित है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में सांस्कृतिक बंद बौद्ध सांस्कृतिक के अतिरिक्त महान ग्रंथ रामायण है। अंकोर वाट मंदिर, दोस्तों अंकोर वाट मंदिर के बारे में मैंने आपको मेरी जो करंट अफेयर्स की क्लास है और स्ट्रेटजी की उसमें आपको बताया। अंकोर वाट मंदिर में एक बहुत बड़ा रामायण खंड है जिस पर असुरों और वानरों के युद्ध का चित्रण है। सार्क भारतीय सांस्कृतिक कूटनीति के का महत्वपूर्ण घटक है और बहुपक्षवाद एवं व्यक्तिक संपर्क का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका पूरा आ गया। बहुस्तरीय, यहाँ पे बहुस्तरीय आबंध हो जाएगा और व्यक्तिक संपर्क, ये दो चीज़ें हो जाएंगी आपकी। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। हाँ देखिए, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार भारत की सांस्कृतिक कूटनीति बहुस्तरीय आबंध, मल्टीलेटरल इंगेजमेंट तथा व्यक्तिक संपर्क, ये आपका आंसर सही हो गया। चलिए अगला पढ़ते हैं। भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य सामान्य सूत्र बंधन है। बौद्ध मत, योग, क्रिकेट, रामायण, संस्कृत। तो क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या है ये? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बौद्ध मत और क्रिकेट। बौद्ध मत और रामायण, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी, किस पैराग्राफ में पढ़ा था? यहाँ पढ़ा था दोस्तों ऊपर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों आप पैराग्राफ एक बार में पूरा पढ़िएगा। मैं आपको देखो ट्रिक बताऊं, यहाँ समय ज़्यादा जाता है। मैं आपका समय, मैं कभी भी 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देना चाहता वीडियो को। पैराग्राफ आप हमेशा 3-4 क्वेश्चन अपने दिमाग में डालिए, 5 आते हैं और जो भी आपको मिल जाए वो पहले करिएगा, जो ना मिले उसको पैरा को पूरा पढ़िएगा। तो ऊपरी गद्यांश के अंदर भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य बौद्ध मत तथा रामायण तथा साझा संस्कृति की विरासत है, जो दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे से सामान सूत्र बंधन से जोड़ने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों
और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, ऐसा ही होगा, वहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत होगी। जब गद्यांश आता है तो आपको बार बार क्वेश्चन इधर उधर स्लाइड करना पड़ता है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की मृदु शक्ति स्थिति को प्रदर्शित नहीं करता है? डिजिटल इंडिया, कुशल भारत, व्यापार संवर्धन, योग कूटनीति। तो दोस्तों कुशल भारत इसका सही आंसर है। कुशल भारत भारत की मृदु शक्ति सॉफ्ट पावर को प्रदर्शित नहीं करता। गद्यांश में कुशल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए उपयुक्त उत्तर कुशल भारत है। ठीक है दोस्तों, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों देशों का सांस्कृतिक आदान प्रदान किन क्षेत्रों में है? पुरातत्व, लोक साहित्य, पर्यटन, योग, शिक्षा। तो दोस्तों ये जो सही उत्तर है वो है आपका पुरातत्व, पर्यटन, योग और शिक्षा। लोक साहित्य नहीं है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के सदस्य देशों का सांस्कृतिक आदान पुरातत्व, पर्यटन, योग तथा शिक्षा के क्षेत्रों में। गद्यांश का मुख्य तथ्य है भारत का महाशक्ति के रूप में अभ्युदय, अन्य देशों के साथ शांति और सौहार्दपूर्ण संबंधों हेतु संस्कृति की भूमिका, भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता, भारत का ब्रिक्स देशों के साथ संबंध। तो दोस्तों अन्य देशों के साथ शांति और सौहार्दपूर्ण संबंधों, सांस्कृति की भूमिका, ये भारत का हमेशा ही यही उद्देश्य रहा है कि अब निर्देश निम्नांकित तालिका को ध्यान से देखें, जिसमें एक विक्रेता के द्वारा जुलाई 2019 से दिसंबर 2019 तक के बेचे गए के निजी संस्करणों। दोस्तों अब यहाँ पे आपकी टेबल तालिका आ गई, यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ होगा, आपको वो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करने होंगे। निजी संगणकों के वितरण की प्रतिशतता तथा एचपी और डेल कंपनियों के समान अवधि में विक्रय निजी संगणकों के बीच का अनुपात दर्शाया गया है। इसी अवधि में विक्रय सभी संगणकों की कुल संख्या 45,000 है। तालिका में दिए गए आंकड़े के आधार पर प्रश्न के उत्तर दें। जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है, हमें बिल्कुल भी समय एक्स्ट्रा नहीं लेना है। देखिए तो आप टेबल यहाँ पे देख लीजिए, टेबल ये है दोस्तों, एक सेकंड, हाँ आप टेबल यहाँ पे देख लीजिए, वितरण की प्रतिशतता और एचपी और डेल की रेशियो। यहाँ पे अब तक आपको डाटा दिया हुआ था, इजी आती थी। इसमें क्या है, आपको परसेंटेज और रेशियो दिया हुआ है हर महीने का। चलिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो सबसे पहले क्या है, डेल कंपनी के द्वारा जुलाई और दिसंबर में बेचे गए निजी संगणकों की संख्या का अनुपात क्या है? डेल कंपनी द्वारा जुलाई में बेचे गए निजी संगणकों की संख्या का अनुपात क्या है? तो डेल कंपनी द्वारा जुलाई में बेचे गए, तो यहाँ आपको परसेंटेज दी है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या निकालना है, चलो आपको अभी दिखाते हैं। कुल संगणक कितने? 45,000, जो कि आपके प्रश्न में दिए गए। जुलाई में बेचे गए संगणक 70%। तो पहले हम पूरा अमाउंट निकालेंगे कि कितने बेचे गए परसेंट से। तो 17/100 इंटू 45,000 कितना हो गया आपका? 17 इंटू 100। और जब हम परसेंटेज से अमाउंट से डाटा निकाल रहे हैं, तो कितना परसेंटेज, जो परसेंटेज का वो है उसकी जगह 100 नीचे लाते हैं, टोटल अमाउंट से इंटू कर लेते हैं। लेकिन हम अमाउंट से परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, गिवन अमाउंट टोटल अपॉन टोटल अमाउंट इंटू 100। तो यहाँ आपका 7650 आ गया। जुलाई में बेचे गए संगणकों का अनुपात हो गया, जो कि दिया हुआ है हमें 8:7। तो डेल संगणकों का अनुपात कितना हो गया? 7, और अनुपात योग 8 + 7 = 15। ये देखिए, ये हमें दिया गया हुआ है एचपी और डेल का 8:7। तो डेल का कितना है? 7, ठीक है। और अनुपात का और संगणकों जो होते हैं तो 8 एचपी और डेल के 15। अब डेल संगणकों की संख्या 7/15 इंटू 7650, तो 3750 हो गई। दिसंबर में बेचे गए संगणक 16%। अब दिसंबर के निकाल लिए अमाउंट, और तो अनुपात कितना हो गया? 7:16। ये दिया हुआ है 7:9। अनुपात योग 7 + 9 = 16। तो डेल का अनुपात कितना हो गया? 9। तो संगणकों की संख्या कितनी हो गई? 40/50। ये कौन से? दिसंबर में डेल की संगणकों की संख्या, वो किसकी थी? जुलाई में। तो जुलाई + दिसंबर 119:135। यहाँ आप समझे
क्या करना है, हमें टोटल दिया हुआ था, सबसे पहले हमें संख्या निकालनी है कि कितने डेल के बेचे इस महीने में, ठीक है। फिर जो दिसंबर महीने के निकाल लिए, उसके बाद जब दिसंबर महीने के निकाल लिए, जुलाई के निकाले सबसे पहले हमने, फिर दिसंबर के निकाले, फिर इन्हें जुलाई दिसंबर के को रेशियो में रख दिया। अगर नवंबर में एचपी कंपनी 35% निजी संगठक छूट पर बेचे गए तो उसी महीने में एचपी कंपनी ने कितने निजी संगठक बिना छूट के बेचे गए। तो ये आपके ऑप्शन दिए हैं, ये हमें पता करना। चलिए कैसे पता करते हैं दोस्तों, मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपके साथ बस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कुल संगठक मैं आपके साथ सीखता भी जा रहा हूँ और आप भी कोशिश करिए कि इससे कुछ सीखें। कुल संगठक 45,000, जो कि हमें क्वेश्चन में दिए, नवंबर में बिके कुल संगठक 45,000 इंटू 12/100 इज इक्वल टू 5400, ठीक है। ये 12/100 क्या है, ये 12% दिया हुआ था वहाँ पे, तो 12% को हमने लिखा है। नवंबर में एचपी में बिके संगठक, एचपी में बिके संगठक 7/15, ठीक है। अब यहाँ पे छूट के साथ बिके संगठक, वो भी अमाउंट दिया 35% था, तो 35/100 हो गए, ठीक है। और बिना छूट के बिके संगठक कितने हो गए, संगठक 2520 माइनस 822 जो निकले तो कितने हो गए, 1638 आपका सही उत्तर हो गया। अगर अक्टूबर के दरमियान डेल कंपनी के विक्रेता ने प्रत्येक निजी संगठक पर 433 रुपये का लाभ प्राप्त किया है तो उसे महीने में विक्रेता को कितना लाभ मिला होगा, है ना। डेल कंपनी के विक्रेता ने प्रत्येक निजी संगठक पर 433 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो 45,000 थे उसमें। अब हम निकालेंगे डेल के कितने, अक्टूबर में बेचे गए संगठक 45,000 इंटू 8/100 इक्वल 36, तो अक्टूबर में डेल के बेचे गए संगठक, अब ये तो हमारे अक्टूबर का टोटल निकले जिसमें एचपी भी शामिल था, तो डेल के कितने बेचे 1500, एक बेचे गए संगठन को 433 रुपये और 1500 बेचे गए, तो 1500 इंटू 433, तो यह हो गया आपका 6,49,500 रुपये। आपका सही उत्तर यही हो गया। जुलाई के महीने में एचपी कंपनी द्वारा बेचे गए निजी संगठनों की संख्या दिसंबर के महीने में एचपी कंपनी के द्वारा बेचे गए निजी संगठनों की संख्या का कितना प्रतिशत है, 110%, 140%, 150% और 130%। तो दोस्तों हम इन दोनों का पहले कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। जो जुलाई में भी एचपी और कौन सा महीना बता रहा है, दिसंबर माह में एचपी, हाँ इसका हमें क्या करना है पता चल जाएगा अभी। चलिए आके करते हैं। तो सबसे पहले 45,000 जुलाई में बेचे गए, 45,000 7650, फिर जुलाई एचपी के संगठक बेचे गए जुलाई में 4080, दिसंबर में टोटल बेचे गए 7200 और दिसंबर में एचपी के बेचे गए 3150। तो कितना हो गया आपका 40/80 अपॉन 3150 इंटू 100, तो ये परसेंटेज आ गई 129.52, तो आपकी हो गई 130%। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त एवं सितंबर दोनों महीने में डेल कंपनी के द्वारा बेचे गए कुल निजी संगणकों की संख्या क्या है, 10,000, 15,000, 10,500 और 9500। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है 10,000। दोस्तों अगस्त एवं सितंबर दोनों महीने में डेल कंपनी के द्वारा बेचे गए कुल निजी संगठनों की संख्या क्या है, 10,000। हमें हमेशा बस कैलकुलेट करना, कुछ नहीं करना इसमें आपको। मैं आपको सिंपल बता दूं, अभी पेन होता मैं आपको मिनट्स में ये पढ़ाता भी नहीं, इसको कैलकुलेट करके बताता। मैं इस पर लिख नहीं सकता हूं दोस्तों, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले 45,000 जो टोटल अमाउंट था हम जो ऐसे निकलते आ रहे हैं, जुलाई दिसंबर का अब तक निकाल रहे थे, अब अगस्त का निकाल लिया डेल का। तो अगस्त में पूरा एचपी डेल के कितने बचे, फिर आप डेल का वहाँ से निकाल लेंगे, तो डेल के निकल आए। अब सितंबर में कुल कितने बचे, सितंबर में डेल के कितने बचे, तो ये आपकी आ गई और इनको प्लस कर देंगे तो हो गया 10,000। शिक्षण के किस स्तर पर
आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सबसे समझा जाता है। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर, स्वायत्त विकास स्तर। सी, विमर्शी चिंतन स्तर। चिंतन स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर। इस स्तर को आत्मनिरीक्षण स्तर के रूप में भी जाना जाता है। शिक्षण को चिंतनशील स्तर को उच्चतम स्तर माना जाता है जिस पर शिक्षण कार्य किया जाता है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा व्यवहार प्रभावी शिक्षक का प्रयुक्त गुण है? संरचना, शिक्षक कार्य, पूर्वाभिमुखीकरण, अनुदेश विविधता और पाठ स्पष्टता और पूछताछ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए, बी और सी, केवल ए, सी और डी, केवल बी, सी और डी, केवल सी, डी और ई। तो दोस्तों सी एकदम सही उत्तर है, केवल बी, सी और डी। बी, सी और डी शिक्षक कार्य, पूर्वाभिमुखीकरण, अनुदेश विविधता और पाठ स्पष्टता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गौरी बोरेन, ये दोस्तों आप ये व्याख्या जरूर पढ़िए। प्रभावी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया शिक्षण के दृष्टिकोण और व्यवहार पर निर्भर करती है। गौरी बोरेन ने 5 प्रमुख व्यवहारों और 5 सहायक व्यवहारों की पहचान की जो तार्किक रूप से प्रभावी शिक्षण से संबंधित हैं। प्रमुख व्यवहार: पाठ स्पष्टता, लेसन क्लैरिटी, निर्देशात्मक विविधता, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, शिक्षक कार्य अभिविन्यास, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, व्यस्त सीखने का समय, एंगेज लर्निंग टाइम्स, छात्र सफलता दर, स्टूडेंट सक्सेस रेट। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि इसमें क्या है, आपको यहाँ अभी 2 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट दिए, ये 5 पॉइंट है। अगर इनमें से कोई सा भी पॉइंट आता है तो वो सब सही होंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, आपकी मैचिंग आ गई। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलात्मक मूल्यांकन, निकष संदर्भित मूल्यांकन और मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो दोस्तों हाँ, ये कोड दिए हुए होते हैं 4213। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो आइए हम व्याख्या पढ़ते हैं। इसमें सही बी है 3421। पहले हम व्याख्या पढ़ते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षक और छात्र दोनों को सीखने की प्रक्रिया से संबंध में निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना है। इसका उपयोग अधिगम की अभिप्रेरणा एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से छात्र के सीखने की प्रगति की निगरानी के लिए भी किया जाता है। संकलनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, यह शिक्षण की अवधि, पाठ्यक्रम और या कार्यक्रम के अंत में आता है। इसमें छात्र की उपस्थिति का औपचारिक परीक्षण शामिल है। इसका इरादा सीखने के मानकों को अन्याय करना है, जैसे स्कूल में वार्षिक परीक्षा। निकट संदर्भित मूल्यांकन, एक विद्यार्थी की तुलना पूर्व निर्धारित स्तर से की जाती है। इसमें पहले से स्थापित किए गए मानक से विद्यार्थी के स्तर की तुलना की जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मानक संदर्भित परीक्षण, छात्र के प्रदर्शन का आकलन करने और कक्षा के बाकी छात्रों के बीच उसकी स्थिति का अनुमान लगाने के लिए मानक संदर्भित परीक्षण किया जाता है। यह तुलनात्मक आकलन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो कथन 1 और कथन 2। तो कथन 1 है दोस्तों, शिक्षण के प्रगामी प्रगतिशील दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत है कि शिक्षा केवल आजीविका की तैयारी नहीं अपितु यह अपने आप में संपूर्ण जीवन होना चाहिए। कथन, शिक्षा के पुनर्निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये हमेशा सेम रहते हैं। इसके कथन के फर्स्ट और 2 दोनों सही हैं, फर्स्ट और 2 दोनों असत्य हैं। फर्स्ट सत्य है लेकिन सेकंड असत्य है, फर्स्ट असत्य लेकिन सेकंड सत्य है। तो दोस्तों ये दोनों कथन सही हैं। कथन 1 जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा जीवन है। एक सामाजिक आवश्यकता, दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही आपका जीवन है। ये बात मैं भी इस बात को मानता हूँ। एक सामाजिक आवश्यकता और कार्य के रूप में प्रगतिशील शिक्षा जीवन और विकास की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में उभरकर सामने आती है जिसमें सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों पहलू शामिल हैं। निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा बताती है कि शिक्षा ही जीवन है। नीचे 2 कथन दिए हैं दोस्तों, अभिकथन और रीजन। मैंने आपको बताया ये अभिकथन और रीजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक
सेकंड में आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए दोस्तों। चलिए अभिकथन है, शिक्षण शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के मध्य समीक्षात्मक एवं रचनात्मक विनियोग को समावेशित करता है, अतः यह अनुदेशन एवं शिक्षण प्रशिक्षण से भिन्न है। कारण, अनुदेशन और प्रशिक्षण दोनों संज्ञात्मक आदान प्रदान के निम्न स्तर पर आयोजित होते हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या, इनके भी ऑप्शन सेम रहते हैं। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर आपका होता है ए सही है आर गलत है, फिर है आपका ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। चलिए दोस्तों, तो डी की ओर चलते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो डी है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम। शिक्षण एवं प्रशिक्षण शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, परंतु इन दोनों के महत्वपूर्ण अंतर हैं। शिक्षण अधिक सैद्धांतिक एवं सार गर्भित होता है, जबकि प्रशिक्षण अधिक व्यवहारिक का शिक्षण में ज्ञान प्रदान किया जाता है, जबकि प्रशिक्षण में ज्ञान का प्रयोग शिक्षक और अधिगमकर्ता के अध्ययन समीक्षात्मक एवं रचनात्मक विनियोग का समावेशित करता है। अतः यह अनुदेशन तथा प्रशिक्षण से भिन्न है। दायित्व के प्रशिक्षण या अनुदेशन के दौरान निम्न संज्ञात्मक स्तर की आवश्यकता होती है। निम्न स्तरीय संज्ञात्मक स्तर में याद रखना, समझना एवं लागू करना आदि शामिल होता है। इस तरह से ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं। नीचे दी गई विशेषताओं में गुणात्मक शोध की पहचान करें। यह प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य से घटना के अवबोध से संबंधित है। इसमें यह माना जाता है कि सामाजिक तथ्य केवल एक वास्तुनिष्ठ यथार्थ से जुड़े होते हैं। शोधार्थी वर्तमान या भूतकालिक परिस्थिति में निगमन हो जाता है। शोधार्थी पूर्वाग्रह से बचने के लिए अपने आप को अध्ययन से दूर कर लेता है। इसमें प्रणाली एवं शोध प्रक्रिया दोनों में लचीलापन होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए सी और ई, केवल ए बी और सी, केवल बी सी और डी, केवल सी डी और ई। तो दोस्तों एकदम सही उत्तर है केवल ए सी और ई। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों। गुणात्मक अनुसंधान, इस अनुसंधान का उद्देश्य का उनके प्राकृतिक क्रम में अध्ययन करना है, जिसमें उस घटना को उन अर्थों के संदर्भ में समझा जा सके जिसके लिए अनुसंधान की आवश्यकता है। ये अनुसंधान क्या और क्यों के सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसमें घटना का अर्थ वो संबंधित होता है। शोध प्रक्रिया को सरलता से समझा जा सकता है। शोधार्थी को वर्तमान अथवा भूतकाल की परिस्थितियों का पता चले, घटनाओं का सामान्यीकरण हो सके। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। शोध पद्धतियाँ, मुख्य विशेषता, प्रयोगात्मक, कार्योत्तर, वर्णनात्मक और ऐतिहासिक। तो दोस्तों इनका जो सही उत्तर है वो हम व्याख्या से कोड दिए हुए होते हैं, आपको बस सेलेक्ट करना है। सी है 3421। अब व्याख्या पढ़ते हैं हम। प्रयोगात्मक शोध विधि, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। इस शोध विधि में कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि यदि एक चर x में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरे चर y में क्या परिवर्तन संभव है। कार्योत्तर अनुसंधान विधि, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड। इस विधि में पहले से उपस्थिति गुणों वाले समूह की तुलना कुछ आश्रित चरों पर की जाती है, जिसमें नैमित्तिक तथा कारक में विभेद किया जा सके। वर्णनात्मक अनुसंधान विधि, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। वर्णनात्मक शोध वर्तमान परिस्थिति, विचारधाराओं, अभिव्यक्ति का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान दशाओं, क्रियाओं, अभिव्यक्ति तथा स्थिति के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। ऐतिहासिक शोध विधि, इस विधि में वर्तमान घटनाओं की व्याख्या करने और भविष्य की घटना का अनुमान लगाने में सहायता करती है, जिसमें परिस्थितियों एवं तथ्यों की स्थिति सुनिश्चित की जा सके। नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों। कथन 1, कथन 2। कथन फर्स्ट, अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। कथन 2, अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी सहायक होता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमेशा सेम रहते हैं, मैंने आपको बताए थे। कथन के अवकथन और रीजन, असर्शन और रीजन, जो अवकथन और कारण आते हैं दोस्तों, उनके ऑप्शन भी सेम रहते हैं।
तो उत्तर कथन एक असत्य है, क्योंकि अनुसंधान नैतिकता वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए आचरण के मानकों को नियंत्रित करता है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना आपको ये कोई कराने वाला है। तो दोस्तों चलिए नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा कारण के रूप में लिखित है। जब निराकरणीय परिकल्पना H अस्वीकृति कर दी जाती है तो अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना H1 स्वीकृति हो जाती है। निराकरणीय परिकल्पना H0 एक संयोगिक परिकल्पना है और ऐसा H1 सत्य होने के कारण अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना स्वीकृत की परिधि में आ जाती है। तो दोस्तों ABCD, तो ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। दोस्तों चलिए हम पढ़ते हैं निराकरणीय परिकल्पना। नल हाइपोथीसिस H0 शून्य परिकल्पना का अर्थ है दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं है, यह प्रतीक H0 शून्य से निरूपित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन अकथनीय संकेत का अनन्य उदाहरण है जिसमें आरोह अवरोह पिच दर रेट मात्रा वॉल्यूम और विराम पॉज का प्रयोग शामिल है? तो दोस्तों डी सही उत्तर वो है पराभाषा। अकथनीय संकेत मॉडल अशाब्दिक संचार शब्दों का उपयोग किए बिना एक संदेश को एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति या एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की विधि है। उदाहरण शरीर की भाषा, आंखों से बातचीत, चेहरे के भाव इत्यादि। अशाब्दिक संचार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये लोग कोई भी आपको वीडियो कराएगा, दोस्तों माफ करिएगा, कोई भी आपको वीडियो कराएगा, वीडियो में कोई भी क्वेश्चन कराता है दोस्तों वो अपने घर से बना के नहीं लाता, सब इसी बुक से क्वेश्चन कराते हैं। आप किसी भी चैनल को ले लो, सारे क्वेश्चन आपके इसी बुक से कराते हैं, बस वो आपको बताते नहीं हैं कि हम किस से पढ़ा रहे हैं, ये वो अपना नहीं बताते हैं। तो दोस्तों प्रॉक्सिमिक्स इशारे, गेस्चर, चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशन और पैरालैंग्वेज में वे सभी गैर वोकल तत्व भी शामिल होते हैं जिनका प्रयोग संप्रेषण के लिए किया जाता है। इसमें स्वर, वाक, मात्रा, गैर मौखिक ध्वनियाँ और मौन के लिए विराम शामिल है, जैसे हम, अहाँ, ओ इत्यादि। तो अब फिर दोस्तों अभिकथन और कारण आए, तो मैंने आपको इनके ऑप्शन बताए थे। तो अभिकथन और कारण को पढ़ते हैं। चलिए, संप्रेषण के संदर्भ में अवधारणात्मक प्रक्रिया शाब्दिक ध्वनि उत्पन्न करती है, जैसे शाब्दिक शोर, वर्ड नॉइज कहते हैं। कारण भावार्थक या वास्तवार्थक दोनों में विभिन्न अर्थों के स्रोत शाब्दिक शोर ही हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसकी दोनों व्याख्या सही हैं, तो इसका ए ऑप्शन होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या संप्रेषण के निबंध में। चलिए दोस्तों, सिमेंटिक शोर, संचार के सिमेंटिक शोर संदेश का प्रसारण में एक प्रकार की समस्या है जो संदेश के प्रसारण में प्रयुक्त शब्दों, वाक्यों के प्रतीक अस्पष्टता के कारण संदेश की व्याख्या में हस्तक्षेप करता है। चलिए दोस्तों, अब हम 23 क्वेश्चन पे आ गए। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, प्रभावी वाचिक संप्रेषण हेतु सटीक शब्दों का चयन आवश्यक है। कथन दो, मौखिक एवं भंगिमा दृश्य संप्रेषण के अधीन है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इसमें क्या आपका सही होगा। तो यहाँ हमारे जो कथन थे तो इनके ऑप्शन हमेशा सेम रहते हैं। कथन एक, कथन दो दोनों सही हैं। चलिए दोस्तों, अधोलिखित 24 है। अधोलिखित में संप्रेषण की बाधाओं को पहचाने, समय और दूरी, उपेक्षित अनुदेश, सोच एवं विचार को कूटबद्ध करना, सोच एवं विचार को विकूटबद्ध करना, तार्किक क्रम। तो दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ए, केवल ए और बी। तो ए और बी है हमारा समय और दूरी और उपेक्षित अनुदेश। दोस्तों चलिए, संप्रेषण में निम्नलिखित बाधाएं होती हैं: समय और दूरी बाधा, उपेक्षित अनुदेश बाधा, भाषा बाधा, मानसिक अवस्था बाधा, भावात्मक बाधा, सांस्कृतिक बाधा, संगठनात्मक बाधा तथा मनोवृत्ति बाधा। ये सारी होती हैं। अगर इनमें से जो जो आपको लिखी हैं कहीं भी प्रश्न में उसको सिलेक्ट कर लें। चलिए यहाँ दोस्तों मैचिंग आ गई। संप्रेषण के प्रकार और मुख्य विशेषताएं: अधोगामी संप्रेषण, उपरिगामी संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण। तो दोस्तों चलिए आइए इधर करते हैं। और एक है आपकी ग्रेपवाइन संप्रेषण। तो दोस्तों वो कह रहा है नीचे दिए गए, एक सेकंड, हाँ, नीचे दिए गए
विकल्पों में से कोड दिए हुए होंगे आपको हमेशा, तो इनका जो सही उत्तर है वो है उत्तर डी 4321। आइए देखते हैं। अधोगामी संप्रेषण किसी भी संस्था या यह सामान्य संप्रेषण तंत्र है जिसमें ऊपर से नीचे सूचनाओं का प्रसारण होता है। ऊपरगामी संप्रेषण वर्तमान विषय एवं समस्याओं की प्रतिपुष्टि के साथ व्यवस्थित करता है। सूचनाओं का प्रसारण नीचे से ऊपर होता है। क्षैतिज संप्रेषण कार्य समन्वयन हेतु निर्णय लेने में एक उपयोगी माध्यम सूचना का प्रसारण समकक्ष स्तर पर होता है। ग्रेपवाइन संप्रेषण संस्था के सदस्यों में संप्रेषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अनौपचारिक संचार प्रणाली है। यदि क्रम, हाँ अब ये आपका आ गया प्रश्न, आपको ये कैलकुलेट करना है। क्या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% है तो लाभ की प्रतिशतता क्या है? तो आपकी लाभ की प्रतिशतता है 300। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना है? 25%। माना विक्रय मूल्य 100 रुपये और क्रय मूल्य 100 का 25%, तो आपका हो गया 25/100 इंटू 100, तो ये आपका होगा ₹25। तो लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य 100 और क्रय मूल्य 25, तो 75 रुपये का लाभ हो गया। तो अब लाभ अपॉन क्रय मूल्य, तो 75/25 इंटू 100, तो 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300%। क्या हो गया? हमें लाभ हो गया। चलिए दोस्तों, एक विक्रेता 26 किलो चावल 20 रुपये किलो की दर पर खरीद कर उसमें दूसरे प्रकार का 30 किलो के दर पर उसमें दूसरे प्रकार का 30 किलो चावल मिला देता है जिससे उसने 36 किलो के दर पर खरीदा था, और इस प्रकार मिश्रित हुए चावल को 30 किलो के दर पर बेचता है। उसके लाभ प्रतिशतता क्या है? क्वेश्चन को समझिएगा तो दोस्तों 5% होगी। आप समझिएगा। कुल चावल 26 प्लस 30 56 किलोग्राम। 56 किलो चावल का क्रय मूल्य हो गया 26 इंटू 20 प्लस 30 इंटू 36, 520 प्लस 1080, तो 1600 रुपये दोस्तों हो गया। अब 56 किलोग्राम अब 56 किलोग्राम चावल की का मूल्य 56 इंटू 30 1680 रुपये दोस्तों हो गया। लाभ इक्वल टू 1680 माइनस 1600 इक्वल टू 80, तो लाभ परसेंटेज दोस्तों 80/16 इंटू 100, और तो 5% हो गया। अब दोस्तों जल्दी जल्दी माफ़ करिएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, एक दुग्ध विक्रेता ₹X लीटर की दर पर दूध खरीदकर उसमें 2x लीटर की दर पर बेचता है। बावजूद इसके वह 2 लीटर पानी प्रत्येक 6 लीटर शुद्ध दूध में मिला देते हैं। उसके लाभ की प्रतिशतता क्या है? 33.33, 66.63। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो 166.66। 1 लीटर दूध देखिए आप, यहाँ समझ लीजिए कितना आसान है करना, और हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 लीटर दूध का जो विक्रय मूल्य है वो ₹1 है। 6 लीटर दूध का विक्रय मूल्य 6 रुपये हो गया। 2 लीटर पानी का मूल्य 0 है, और 8 लीटर मिश्रण का विक्रय मूल्य तो कितना हो गया? 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 रुपये हो गया। और लाभ कितना हो गया? 16 माइनस 6/6 इंटू 100, यह हमने सॉल्व कर दिया। और 10 इंटू 100/6 इंटू 600/6, 166%। पी और क्यू की औसत मासिक आय 50 रुपये है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 रुपये तथा पी और आर की औसत मासिक आय 5200 रुपये है। पी की मासिक आय कितनी होगी? 3000 रुपये, 4000 रुपये, 3500 रुपये और 4500 रुपये। तो सी दोस्तों सही उत्तर है, वो होगी 4000 रुपये। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसको यहाँ इन्होंने सॉल्व किया है दोस्तों, हम आगे वाला करते हैं। 4 संख्याओं का औसत 20 है तथा पहली संख्या शेष 3 संख्याओं का योग के 1/3 है। पहली संख्या का मान क्या होगा? 15, 20, 25, 30। तो दोस्तों 20 जो इसका सही उत्तर है। अब हम देख लेते हैं कैसे। 4 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है, तथा पहली संख्या
शेष 3 संख्याओं के योग का 1/3 है। अब देखिए ABCD इनका क्या है, औसत 20 है, 4 हो गया, तो औसत निकाला हमने ABCD 20 × 4, ABCD इक्वल टू 80। तो पहली संख्या कितनी है, 3 संख्याओं के योग के 1/3 है, तो A इक्वल टू 1/3 B प्लस C प्लस C प्लस D। तो A इक्वल टू 1 तथा B प्लस C प्लस D इक्वल टू 3 इकाई। तो ये कितनी हो गई, 4 इकाई इक्वल टू 80 और 1 इकाई इक्वल टू 20। तो A इक्वल टू कितना हो गया, 20। न्याय के अनुसार हम x और y में सार्वभौमिक सहगामिता का संबंध सुनिश्चित करते हैं। x और y के बीच अपर्याय तादात्मक अथवा एकात्मक का संबंध सुनिश्चित होने पर ही हम संबंध को तय कर सकते हैं। सभी परिस्थितियों में x की उपस्थिति के साथ y की उपस्थिति को अनुभव कर कि यह समझकर हम संबंध को तभी सुनिश्चित कर सकते हैं जब हम x और y के बीच कार्य संबंध सुनिश्चित कर लें और d x की उपस्थिति के साथ y की उपस्थिति या y की उपस्थिति के साथ x की अनुपस्थिति का कोई भी दृष्टांत का अनुभव ना करके। तो दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर कीजिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है सी है। हम पढ़ते हैं न्यायिकों के अनुसार किन्हीं 2 चरों का x तथा y में सार्वभौमिक सहगामिता तथा संबंध सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है कि सभी परिस्थितियों में x की उपस्थिति के साथ y की उपस्थिति को अनुभव किया जाए। दायित्व है कि ऐसी स्थिति में किसी एक चर की उपस्थिति तथा उसके सापेक्ष अन्य चर की उपस्थिति से ऐसे संबंध में सार्वभौमिक सहगामिता बाधित होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। व्याप्ति, लिंग, साध्य, पक्ष, गुणधर्म का अनुसार, हेतु का साथ। तो दोस्तों यहाँ कोड दिए होते हैं, आपको हर जगह कोड ही सिलेक्ट करने होंगे। तो व्याप्ति के अंतर्गत सार्वभौमिक सहभागिता सहमति होती है। दायित्व के है कि हेतु एवं साध्य एवं व्यापक संबंध की व्याप्ति कहते हैं, लेकिन लिंग का अनुमान संकेत के द्वारा संभव होता है। भारतीय दर्शन में लिंग के अनुमान कई स्रोत बताए गए हैं। साध्य अभिप्राय, जिस वस्तु के बारे में अनुमान लगाया जाना होता है उसमें गुणधर्म का अनुमान समाहित है। पक्ष अनुपात का एक ही भाग है, हेतु यह साध्य के स्थान को पक्ष कहा जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों, कथन 1 कथन 2। वही ऑप्शन आपके सेम रहते हैं। कथन 1, भारतीय मूल तर्कशास्त्र के अनुसार हेत्वाभास अनुमान का दोष नहीं अपितु व्यवधान है। कथन 2, हेत्वाभास वस्तुतः आभासी कारण अथवा संकेत है जो अगर अविज्ञात हो जाए तो अनुमानित संज्ञा की उत्पत्ति का निवारण करता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सही उत्तर है ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। मूलतः सभी समतावादी समाज ऐसे समाज हैं जो व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षित नहीं करते हैं। अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त के संदर्भ में सही है? कोई भी मूलतः समतावादी समाज ऐसा समाज नहीं है जो व्यक्ति स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। दिए गए कथन का यह प्रतिवर्तित वाक्य है और तार्किक रूप से समतुल्य है। कोई भी मूल्य समतावादी समाज ऐसा समाज नहीं है जो व्यक्तित्व स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। दिए गए कथन का यह प्रवर्तित वाक्य है और तार्किक रूप से असमतुल्य है। कुछ मूलतः समतावादी समाज ऐसे समाज हैं जो व्यक्तित्व स्वतंत्रता संरक्षित करते हैं। दिए गए कथन का यह प्रतिकूल वाक्य है और तार्किक रूप से समान है। एक और दोस्तों ऑप्शन है, इसमें जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो ये, कोई भी मूलतः समतावादी समाज ऐसा नहीं है जो व्यक्तित्व स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। दिए गए कथन का यह प्रवर्तित वाक्य है और तार्किक रूप से समतुल्य है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2 प्रतिज्ञप्तियां व्याख्याती हैं यदि एक दूसरे का निषेध करती हैं या नकार देती हैं, अगर दोनों सत्य हो सकती हैं लेकिन दोनों असत्य नहीं हो सकती, अगर उनके उद्देश्य और विधेय पर विभिन्न हैं एवं गुण और मात्रा भी अलग हैं, अलग उनके उद्देश्य और विधेय समान हैं और ये केवल मात्रा में तो भिन्न हैं परंतु गुणवत्ता में अभिन्न हैं। तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है, एक दूसरे का निषेध करती हैं या नकार देती हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दशमलव संख्या 67.625 625 का द्विआधारी समतुल्य क्या है? दोस्तों दशमलव के बाद कभी एक साथ नहीं पढ़ते, ये आपको पता होगा। समतुल्य क्या है? तो
इसका समतुल्य क्या है ये हमें बताना है। तो 67.625 इक्वल टू किसके बराबर है ये हमें निकालना है ना। पावर कितनी है इसकी, तो पावर इसकी कितनी है 10। अब 67 10 और ये इज इक्वल टू 100000112 की पावर 2, 0.625 पावर 10 इक्वल टू 0.010। तो अतः 6.25 इक्वल टू पावर 10 इक्वल टू 1000011.101 की पावर 2। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कैसे निकाला है 67, यहाँ इसका 2 पूरा दे दिया। तो ये यहाँ पे पावर निकालने के लिए जो भी करते हैं आपको पता होगा क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे इन्होंने आपने दोस्तों एलसीएम एचसीएफ तो जानते ही होंगे आप, तो वो आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक्सेस टाइम को ध्यान में रखें हुए तो सबसे तेज से सबसे धीमे संगणक के अंक के दिए गए क्रम में से सही क्रम की पहचान करें। रैम, ऑप्टिकल ड्राइव, सीपीयू कैश, एसएसडी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों विकल्प ये हैं और उत्तर डी आपने जैसे ये आप दिख रहा है CEAD। हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। एक्सेस समय को ध्यान में रखते हुए तीव्र में मंद क्रम सीपीयू कैश, रैम, एसएसडी तथा ऑप्टिकल ड्राइव। सीपीयू कैश मेमोरी एक चिप आधारित कंप्यूटर घटक है जो कंप्यूटर की स्मृति को डाटा पुनर्प्राप्त करने की अधिक कुशल बनाता है। रैम क्या है, एसएसडी क्या है, दोस्तों आप पढ़ लीजिए, मैं रोक दे रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आप देख लीजिए, ये कंप्यूटर के स्टार्ट हो गए हैं। और जो लोग भी कहते हैं कि नहीं एक यूनिट से प्रश्न आते हैं, किस में से ज़्यादा, किसी में से ज़्यादा नहीं आते दोस्तों, सब यूनिट के प्रश्न हैं और बराबर प्रश्न है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन 1 है MOOC का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, और कथन 2 SWAYAM का मतलब है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एकेडमिक माइंड्स। और कथन दोनों सही हैं। तो दोस्तों सी कथन फर्स्ट असत्य लेकिन कथन सेकंड, कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन नागरिक सेवा में आईसीटी की भूमिका से संबंधित हैं। नागरिक दस्तावेज तक पहुंच, ऑनलाइन भुगतान, संपूर्ण देश में बेहतर चिकित्सीय शिक्षा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बी और सी, केवल ए और सी, केवल बी और सी, केवल ए और बी। आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए एक विस्तारित प्रणाली है। नागरिक सेवा के लिए आईसीटी की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं। नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन, नागरिक दस्तावेज तक पहुंच को आसान बनाना, ऑनलाइन भुगतान को सरल बनाना और शासन दक्षता में सुधार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। संगणकीय पद विवरण, HTML, सेमेंटिक वेब, वेब 2.0, फ़ोन कॉल्स करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग, वेब 3.0, वेब पेज को बनाने के लिए प्रयोग की गई लैंग्वेज, और VoIP कोलैबोरेटिव वेब। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर है वो हम पढ़ते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी पढ़िए, वेब पेज को बनाने के लिए प्रयोग की गई। ठीक है, तो आपका हाइपर HTML किसको हो गया, इसका वेब पेज को बनाने के लिए, है ना। तो थर्ड सही उत्तर हो गया। अब थर्ड वाले यहाँ 2 हैं, ए और बी। तो ए आपका सही है। कैसे, वेब 2.0 कोलैबोरेटिव वेब इंटरनेट का वर्तमान स्थिति का वर्णन करता है जो अपने पहले वेब की तुलना 1.0 में उपयोग करने से अत्यधिक। वेब 3.0 सेमेंटिक वेब, और VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नीचे 2 कथन दिए, कथन 1, कथन सेकंड। ध्वनि प्रदूषण प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति की श्रवण शक्ति के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। कथन 1 मानवीय अवधारणा ध्वनि स्तर के संबंध में रैखिक है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर सी, कथन फर्स्ट सत्य लेकिन कथन सेकंड असत्य है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा देश 30 गीगावाट की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े सौर वायु ऊर्जा उद्यान की स्थापना की प्रक्रिया में संलग्न है? तो दोस्तों बी भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले में 30,000 मेगावाट 30 गीगावाट क्षमता वाले हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी। यह विश्व का सबसे बड़ा सौर वायु पार्क होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, एक अपकथन असर्शन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन के रूप में। दोस्तों ये असर्शन रीजन और जो कथन 1 और कथन 2 ये प्रश्न है, इनको ज़्यादा ध्यान से पढ़ के जाइएगा और मैचिंग, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये प्रश्न किए जाएंगे। तो संधारणीय विकास लक्ष्य ASDG की प्राप्ति हेतु एकीकृत प्रयास आवश्यक है। कारण कोई SDG अर्थ संबंध है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। A और R दोनों सही है, R A की सही व्याख्या है। और दोस्तों A और R दोनों सही हैं, R A की, इनके ऑप्शन हमेशा सेम रहते हैं। तो दोस्तों A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है, सही व्याख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों आप ये व्याख्या एक बार और जरूर देख लें। उसमें समावेशी न्याय संकट गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना, लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। दोस्तों आप इस पर एक बार नज़र जरूर मार लें। अगर आप वीडियो पर थोड़ा ध्यान से देख लें तो आप इस व्याख्या को बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। इससे आपके और भी कई सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, असर्शन और रीजन। मानवता और प्रकृति के अन्योदन संबंध में उच्च स्तरीय विविधतापूर्ण परिस्थिति तंत्र को और भी ज़्यादा खराब वातावरण में परिवर्तित कर दिया गया। इसका कारण धरती के वातावरण में हो रहे अनेक परिवर्तन अपरिवर्तनीय हैं। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है और ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की कितनी प्रतिशत भूमि पर भूकंप की संभावनाएं हैं? तो ये आप देख लीजिए दोस्तों कितनी है। भारत की 58.6%, लगभग 57% भूमि पर भूकंप की संभावनाएं हैं। तो ए आपका सही हो गया। सीस्मिक जोन मैप ऑफ द कंट्री स्टेट वाइज गिवन बाय ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड BIS हैज कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल seismic zones, जोन सेकंड टू जोन फिफ्थ विद वेरिएबिलिटी ऑफ पीक ग्राउंड एसिलेशन PGA 0.16 G2 is greater than 0.36 G with of 10% ऑक्सीडेंस इन PGA। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य हमारे समाज में सबसे रूप में वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जाता है? एकल संस्कृति मूल्य, बहुसंस्कृति मूल्य, क्षेत्रीकरण और आत्म केंद्रित। तो दोस्तों 20 का सही उत्तर होगा बहुसंस्कृति मूल्य। तो व्याख्या पढ़ते हैं। बहुसंस्कृति मूल्य हमारे समाज में सबसे रूप से वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जा रहा है। दायित्व है कि संस्कृति का वैश्वीकरण विभिन्न देशों के सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान, परंपराओं एवं अवसरण में योगदान देता है। CBCS का मतलब है चॉइस बेस्ड सेंट्रल स्कीम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रेडिट स्कीम, क्रेडिट बोर्ड ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर। तो दोस्तों बी सही उत्तर है। बी क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। CBCS के आशय विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से है। यह एक शैक्षिक मॉडल है जो छात्रों को अपनी पसंद के पाठ्यक्रम और विषयों को चुनने की स्वायत्ता देता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोविड-19 का मतलब क्या है? कोरोना वायरस डिसीज ऑफ 2019, कोरोना वायरस डिसीज स्ट्रेन 19, कोरोना वायरस डिजास्टर ऑफ 2019, कोरोना वायरस डिसीज 2020। दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब है कोरोना वायरस डिसीज ऑफ 2019। कोविड-19 का पूरा नाम है कोरोना वायरस डिसीज ऑफ 2019 है। कोविड-19 एक संक्रामक रोग है जो कि नोवेल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के कारण होता है। चलिए दोस्तों, और WHO ने इसे दोस्तों महामारी घोषित किया है। नीति आयोग का मतलब क्या है? ये दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। नीति आयोग ये किसको हटा के बनाया गया है? ये और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि नीति आयोग किसको हटा के बनाया गया है, कौन से आयोग को भंग करके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। तो दोस्तों जो सही उत्तर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए दोस्तों, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक संगठन
संगठन है जो समय समय पर सरकार को विकासात्मक सुझाव प्रदान करता है। दिवस और तिथि। पृथ्वी दिवस दोस्तों मैंने करंट की वीडियो कराई है, आपके सारे दिवस उसमें मैं बताता रहता हूं, तो करंट की वीडियो को जाके देख लें, जो कि जीके की वीडियो है दोस्तों, उस प्लेलिस्ट को जाके देख लें, आपको जितने भी दिवस पता करने हैं। पृथ्वी दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दिए गए। तो दोस्तों ये जो हमारा है वो डी है, हम देख लेते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर, पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। दोस्तों अगला पेपर आपको मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। दोस्तों वीडियो चैनल पे बने रहने के, वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों। और दोस्तों कोई ये प्रश्न आपको, सभी लोग इन्हीं बुक से कराते हैं, कोई प्रश्न कहीं से नहीं आते हैं। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर कर दें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।